दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ग्रुप डी के लिए एक फ्री टेस्ट आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से और ये टेस्ट आपके 23 जनवरी 2021 को होने वाला है। मॉर्निंग 10 बजे यहाँ पर होने वाला है और ये आपका बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट है। अब यहाँ पर आपके मैथ्स, आपका जीके यानी कि आपका रीजनिंग और आपका साइंस यहाँ पर आने वाला है। आपका 90 मिनट्स का आपका ये टेस्ट होने वाला है और 100 मिनट इस क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, वहां जाकर अनअकैडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं कर रखा तो डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और इस लिंक पर वापस अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एनरोल करने के लिए बोलेगा। फिलहाल आप एनरोल कर लीजिए और यहाँ पर आपसे किसी प्रकार का कोड मांगा जाए तो आपको यहाँ पर डालना है खेमराज 10। खेमराज 10 अगर आप कोड डालोगे तो ये टेस्ट है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा 24 जनवरी को भी यहाँ पर इनका एक स्पेशल टेस्ट आने वाला है एनटीपीसी का। इसके अलावा 25 जनवरी को यहाँ पर आपका मैथ्स का एक स्पेशल टेस्ट आने वाला है, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस क्लास को देखने के बाद इस टेस्ट को एनरोल कर सकते हैं और अपना जो एनालिसिस है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी के साथ दे सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्लास देने के बाद इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम आपके लिए अपनी जो क्लास है 39 क्लास लेके आए हैं और गाइस ये जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे तरंग और आपकी ध्वनि, और दोनों ही अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने करे होंगे जो मैंने आपको कराए थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती के जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर साइंस आपको शिफ्ट वाइज कर रखे हैं, अगर उनमें आपने देखे होंगे तो लगभग हर शिफ्ट में वेव एंड साउंड से कोई ना कोई क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। तो आज यहां पर वेव एंड साउंड जो चैप्टर है इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जी हां, आज लंबा लेक्चर होगा, 1 घंटे के लगभग पूरा इसको खत्म करेंगे। और कल जो अपना एक चैप्टर और है, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर, उसको भी हम खत्म करेंगे और जल्द ही अपनी जो केमिस्ट्री क्लास है उसको यहां पर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा निवेदन है कि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं तो आप डेली इन वीडियो को देखा कीजिए और ये आपके लिए रामबाण क्लासेज हैं क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और ये जो आपको मैटर में लिखा रहा हूं ये किसी एक बुक का नहीं है, ये स्पेशली एनसीईआरटी पर फोकस है। इसके अलावा बहुत सारी बुक हैं उनके कॉम्बिनेशन से मैं आपको करा रहा हूं। तो गाइस बहुत मेहनत लगती है, आपका सपोर्ट हमको चाहिए। वीडियोस को आप डेली देखा कीजिए और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए पहले बात करते हैं कि जो वेव है यानी कि तरंग होती क्या है। तो तरंग है, इसका दूसरा नाम लहर भी होता है। अब देखिए लहर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका तालाब है या कहीं पानी इकट्ठा हो रखा है, अगर आप उसमें कोई पत्थर फेंक देते हो तो आपने देखा होगा उसमें लहरें सी बन जाती हैं, है ना। या आप मान लीजिए आपके पास कोई रस्सी है, उस रस्सी को आप टाइट पकड़ लेते हो और बीच में उसको पकड़ के छोड़ देते हो तो वहां पर वो है अपनी माध्य स्थिति से आगे पीछे वो क्या कर लेती है, आपके संचरित होने लगती है, उसके कण है वो आपके गति करने लग जाते हैं। तो लहर क्या होती है? लहर होता है कि किसी जो वस्तु होती है ना, उसकी स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन करना और उसके जो कण है वो अपनी माध्य स्थिति के आसपास घूमना, उसे बोलते हैं वेव यानी कि लहर। मतलब एक प्रकार से विक्षोभ उत्पन्न होता है ना, हलचल होना, विक्षोभ उत्पन्न होना, ये आपके वेव यानी कि तरंग कहलाते हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए तरंग होती है ना, मेनली 2 प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंग जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों में क्या डिफरेंट होता है? देखिए जो आपकी यांत्रिक तरंग होती है ना, इनको संचरण के लिए, मतलब इनके जो कण है एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए इनको माध्यम की, एक मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि ये सिर्फ ठोस, द्रव और गैस इनमें ही संचरित हो सकती है, ये आपके निर्वात यानी कि वैक्यूम में संचरित नहीं हो सकती। और आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वे ऐसी तरंगें होती है जिनको संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये आपके जो वैक्यूम होता है यानी कि निर्वात होता है उसमें भी आपके संचरित हो जाती है। ये सबसे डिफरेंट है यांत्रिक तरंग और आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों में कि जो यांत्रिक तरंगें होती है मैकेनिकल वेव, उनको संचरण के लिए माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उन्हें माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इन्हें यानी कि आप ठोस, द्रव, गैस इनमें आपको इनको कोई जरूरत नहीं पड़ती, या आपके निर्वात में भी क्या करती है, संचरित करती हैं। चलिए
अब बात करते हैं यहां पर यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव, ये आपके कितने प्रकार की होती हैं? तो ये आपके दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अंग्रेजी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और आपका जो अनुप्रस्थ है इसे बोलते हैं ट्रांसफर वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव। दोनों डिफरेंट क्या होता है, दोनों में छोटा सा अंतर होता है। देखिए आपका जो अनुदैर्ध्य है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, इसमें क्या होता है, इसमें जो माध्यम के जो कण होते हैं ना, माध्यम के जो कण है वो तरंग के संचरण की दिशा होती है, या तरंग के संचरण की दिशा होती है, उसके समांतर क्या करते हैं, गति करते हैं। बस इसमें ये अंतर होता है। और जबकि अनुप्रस्थ होता है ना, इसमें क्या होता है, इसके माध्यम के जो कण है वो इसकी तरंग की दिशा के लंबवत क्या करते हैं, गति करते हैं। बस इतना सा अंतर दोनों में। फिर से बता दूं कि जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा के समांतर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रनिंग करते हैं। और आपके जो अनुप्रस्थ है यानी कि ट्रांसवर्स है, इसमें क्या होता है, जो माध्यम के जो कण है ना, वो क्या करते हैं, तरंग की दिशा जो है उसके लंबवत क्या करते हैं, आपके गति करते हैं। एग्जाम्पल सबसे बड़ा यहां पर ये जो दो लाइन लिख रखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। रेलवे ग्रुप डी भर्ती में बहुत सारे प्रश्न आए थे 2018 में कि बताइए ध्वनि किस प्रकार की गति का, वो किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन दे देता है आपका अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, यांत्रिक है। यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूडिनल है यानी कि आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, उसका एग्जांपल है सबसे अच्छा ध्वनि तरंग। और आपका अनुप्रस्थ है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रकाश। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। देखिए यहां पर है धैर्य, देखिए धैर्य, और यहां पर आ रहा है ध्वनि, और यहां पर देखिए प्रस्थ, और यहां पर देखिए प्रकाश। बिल्कुल हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको तो याद हो गई होगी। एग्जांपल है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनुप्रस्थ है उसका एग्जांपल है प्रकाश, और अनुदैर्ध्य है उसका एग्जांपल है ध्वनि। लेकिन दोनों किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक तरंग। यानी कि हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो ध्वनि तरंग है आपकी यांत्रिक तरंग है, और प्रकाश भी क्या है, यांत्रिक तरंग है। ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम आगे स्पेशली जो आपकी ध्वनि तरंग है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग की। तो यहां पर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है ना, वो आपके फोटोन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इन पर आवेश नहीं होता है, यानी कि आपके उदासीन होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। दूसरा, इनका जो वेग होता है, इनकी जो स्पीड होती है प्रकाश के वेग के बराबर होती है। प्रकाश का वेग आप जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये इनकी स्पीड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, ये आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके क्या होती है, आपकी स्पीड होती है। और तीसरा, इनमें क्या होता है, ऊर्जा भी पाई जाती है, एनर्जी भी होती है, और इनमें क्या होता है, संवेग यानी कि आपके मोमेंटम भी होता है। ये चीजें होती हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके विद्युत चुम्बकीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए ये आपकी देखिए लघु तरंग, गामा, एक्स, अवरक्त, दीर्घ, आपका पराबैंगनी और दृश्य, ये आपकी होती है। और क्वेश्चन क्या पूछ जाता है वो आपको बता दूं, क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई इनकी खोज किसने की थी, और उसी खोज के लिए एक ट्रिक मैंने आपके सामने लिख रखी है। आशा करता हूं कि इसकी मदद से आप इसको याद कर पाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि लहर गांव के एक राजा को अहमदाबाद में परी के दर्शन हो गए भाई, ठीक है। आजकल परियां चल रही हैं खूब, है ना, तो परियों के दर्शन होते हैं। देखिए याद कर लीजिए, लहर गांव के एक राजा को अहमदाबाद में परी के दर्शन हो गए, पापा की परी के दर्शन। तो देखिए इसी से हमने ट्रिक बना रखी है। देखिए भाई लहर, देखिए लह से क्या बन गया, लघु, है ना, लह से लघु यानी कि माइक्रो रेडियो, ठीक है, माइक्रो रेडियो तरंग यानी कि लघु रेडियो तरंग। और इसकी खोज किसने की, देखो हर आ रहा है, हर का मतलब हर्ट्ज। हर्ट्ज का नाम तो आपने सुना ही है, आवृत्ति का मात्रक ही हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो पहला हो गया कि भाई लघु तरंग है यानी कि माइक्रो रेडियो वेव, उसकी खोज की थी आपके हर्ट्ज ने। दूसरा, गांव से क्या बन रहा है, गै से बन रहा है गामा, और गामा जो आपके तरंग है ना, और वे से क्या बन रहा है, वे यानी कि वेकुरल। तो आपकी जो गामा किरण है ना, गामा तरंग है, इसकी खोज की थी आपके हेनरी बेकुरल ने। आगे बात करते हैं, आगे है एक राजा। अब देखिए ए से क्या बन रहा, एक है, तो क्या बन रहा, एक्स, देखिए एक है तो एक्स तरंग है ना, उसकी खोज की थी रो एंटजन। प्रश्न घुमा फिरा के क्या पूछता है,
एक्स-रे की खोज किसने की थी? कई बार पूछ लेते हैं कि एक्स-रे मशीन की खोज किसने की थी? यही है, ध्यान रखना है, रो एंटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं अहम, देखिए आपका अहमदाबाद से दो टुकड़े कर दीजिए। अहम देखिए, एक तो बन गया अहम, तो ऐसे क्या बन गया आपका अवरक्त, अवरक्त, ठीक है, यानी कि इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। तो अवरक्त की खोज की थी आपके हेम, देखिए यानी कि हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने, किसने की थी? हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की थी आपके इंफ्रारेड की। आगे बात करते हैं मद, तो यह देखिए मद से क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका मद, दे से बनेगा दीर्घ रेडियो तरंग, यानी कि आपका लॉन्ग रेडियो वेव, तो इसकी खोज क्या की थी आपके मार्कोनी ने, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहां पर बच के दो, तो देखिए एक तो बच गया परी, एक बच गया दर्शन। तो परी से क्या बनेगा, देखो परी से बन गया, पै से बन गया पराबैंगनी, और पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रा वोयलेट, ध्यान रखना है, अल्ट्रा वोयलेट वेव, ठीक है। तो आपके पराबैंगनी किरण की जो खोज की थी वो आपके रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी, किसने की थी? रिटर नामक ने। और आपके जो लास्ट में बच गया दर्शन, है ना, दर्शन से क्या बन गया? दृश्य, तो दृश्य प्रकाश, यानी कि आपका विजिबल, जो आपका विजिबल आपके जो वेव होती हैं उनकी खोज आपकी की थी सर आइजक न्यूटन ने। ओके गाइज, तो ये जो ट्रिक है इसकी सहायता से मैंने आपको यहाँ पर इनको याद करने की कोशिश की है कि इससे आपको याद हो जाए। वैसे आप इनडायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। अब हम स्पेशली पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर है ना, इसके बारे में, साउंड के बारे में, वेव के बारे में इतना ही पूछ जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अब स्पेशली साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं साउंड के बारे में, यानी कि ध्वनि के बारे में। तो देखिए अभी हमने देखा है कि जो ध्वनि है यानी कि साउंड है, एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में कि भाई आपको बोलेगा कि बताइए ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, और ऑप्शन में हो सकता है कि आपको अनुदैर्घ्य तरंग दे ही नहीं, तो फिर क्या दे सकता है? दे सकता है आपको यांत्रिक तरंग, यानी कि मैकेनिकल वेव। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि भाई जो मैकेनिकल वेव होती है दो प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स और आपका लॉन्गिट्यूडिनल। तो उसमें से आपका जो ये आपके साउंड होती है वो आपके अनुदैर्घ्य होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होती है। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी जो ध्वनि है ना, वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है ना, और अनुदैर्घ्य तरंग है तो यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि अपने जो कण होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, संचरित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान रखना है, साउंड को क्या करता है, साउंड जो होती है, ध्वनि होती है, उसको माध्यम की आवश्यकता होती है ना। और माध्यम की आवश्यकता कैसे होती है? क्योंकि अगर माध्यम नहीं होगा ना तो हम ध्वनि को नहीं सुन सकते। कैसे? देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने एक कमरा ले लिया, चलो कमरा तो नहीं है, हमने एक बॉक्स ले लिया, कुछ भी एक बॉक्स लिया या एक रूम ले लिया, उस रूम को एक बिल्कुल तरीके से हमने पैक कर दिया है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है जिसकी मदद से बाहर कुछ भी निकल सके, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर दिया, उसमें हमने कुछ भी डीजे की सहायता से या कोई भी हमने गाना बजा दिया जिसकी आवाज हमको बाहर सुनाई दे सके। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम उसमें एक वैक्यूम क्लीनर लगा देंगे, जो उसमें क्या करेगा, है ना, जो उसका जो आपका वैक्यूम क्लीनर क्या काम करता है, जो आपका माध्यम है ना उसको क्या कर देता है, आपका वैक्यूम बना, मतलब निर्वात की तरह बना देता है उसको, मतलब उसके माध्यम है उसको खत्म कर देगा एक प्रकार से। तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद में जो आवाज है ना वो सुनाई देती हुई बंद हो जाती है, मतलब वो सुनाई नहीं देती है। इसी कारण से आपके जो अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं ना वो आपस में बात नहीं कर सकते। मान लीजिए चंद्रमा पर कोई वैज्ञानिक गया, मंगल ग्रह पर, ये कहीं भी गया, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको पता होगा कि अंतरिक्ष में क्या होता है, माध्यम नहीं होता। इस वजह से दो वैज्ञानिक अगर पास भी खड़े होंगे ना तो भी एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसलिए वो वहां पर अलग उपकरण का उपयोग करते हैं। दो वैज्ञानिक होते हैं, दो एस्ट्रोनॉट होते हैं, है ना, जब वो आपके स्पेस में जाते हैं तो यहां पर जैसे हम नॉर्मली पृथ्वी पर रहकर बात करते हैं ना, है ना, वैसे सुनाई नहीं देता वहां पर उनको डिवाइस इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ध्यान रखना है, यानी कि अंतरिक्ष में ध्वनि होती है उसका संचरण नहीं होता, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अंतरिक्ष में माध्यम नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए ध्वनि उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वाइब्रेशन, यानी कि आपका कंपन। अगर आप अपना जो वोकल कॉर्ड है ये अगर इसके ऊपर हाथ लगा के देखेंगे बोलते टाइम तो आपको लगेगा कि यहां पर बहुत अधिक मात्रा में वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। अगर यहां पर वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होगा ना तो आप यहां पर बोलने मतलब आपकी जो आवाज है वो नहीं निकल पाएगी,
आप मान लीजिए कुछ भी आपके पास कोई भी चीज है ना, उसमें अगर ध्वनि उत्पन्न करते हैं कैसे भी, चम्मच से, कैसे भी, थाली से भी, तो वहां भी आपने देखा होगा उसमें वाइब्रेशन होता है। तो यानी कि कंपन है, वाइब्रेशन है, इसके कारण ही जो ध्वनि होती है उसका निर्माण होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं हो तो आपके ध्वनि का निर्माण नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ध्वनि का संचरण कैसे होता है, यानी कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। यानी कि दो व्यक्ति अगर बैठे हैं तो जैसे मैं बोलता हूं तो दूसरा व्यक्ति सुन क्यों लेता है, क्या रीजन होते हैं, मतलब आपके संचरण कैसे होता है, प्रोपेगेशन होता कैसे ध्वनि का। तो देखिए ध्वनि का जो प्रोपेगेशन होता है ना, वो माध्यम के अनुसार होता है, और ध्वनि का प्रोपेगेशन तीनों माध्यम में होता है, ठोस में, द्रव में और गैसों में। तीनों में आपके ध्वनि का प्रोपेगेशन, ध्वनि का संचरण हो सकता है। अब देखिए ध्वनि का जो संचरण है ना, दो प्रोसेस से होता है, एक होता है संपीड़न, एक होता है विरलन। अब देखिए संपीड़न और विरलन का मतलब होता क्या है। देखिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, अगर कोई आपके पास कोई नॉर्मल ऐसे स्प्रिंग है ना, या आपके पास कोई स्प्रिंग है, अगर इस स्प्रिंग को आपने ऐसे धक्का दे दिया, मतलब ऐसे जोर लगा के कंप्रेस कर दिया, पास लेके आओगे ना, तो उस स्थिति को बोलते हैं संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। और अगर स्प्रिंग को आप पकड़ के से खींच रहे हो, इसे हम बोलते हैं विरलन। तो यहां पर होता क्या है, जब हम बोलते हैं ना, तो जो ध्वनि होती है, जो हम बोलते हैं ना, तो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना, वो क्या करते हैं, ध्वनि जो हवा है ना, हवा के जो कण है उनको क्या करते हैं, आपके संपीड़न और विरलन के माध्यम से धक्का देते, एक प्रकार से धक्का देते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं। हम जो बोलते हैं ना, एक कण से दूसरे कण में जो ध्वनि है वहां पर ट्रांसफर होती है और दूसरा जो व्यक्ति है उसके कानों तक पहुंच जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस प्रोसेस में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो कण होते हैं ना, कणों में जो कुल विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो 0 होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि के कारण, ध्वनि के संचरण के दौरान जो कण होते हैं, कणों में जो कुल विस्थापन होता है वो आपके 0 होता है। और ध्वनि का जो आपका संचरण होता है संपीड़न और विरलन के प्रोसेस के द्वारा होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो माध्यम के कणों पर जो धक्का महसूस होता है ना आगे की ओर, उसे बोलते हैं आपका संपीड़न। और विरलन क्या होता है, पीछे की ओर जो आपका धक्का लगता है उसे हम बोलते हैं विरलन। चलिए आगे बात करें तो ध्वनि के बारे में और चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि ध्वनि जो होती है कितने प्रकार की होती है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका वेग, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। इसको आप नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं, फिर यहां पर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके ध्वनि के अभिलक्षणों के बारे में। और कहीं ना कहीं ये इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा और आप कंफ्यूज भी होंगे कि सर ये होती क्या चीज है, क्योंकि ये आपके बार बार पूछी जाती है। तो चलिए यहां पर ध्वनि के 5 अभिलक्षण आपके सामने लिख दिए हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर होते क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आवृत्ति की, यानी कि फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी होती क्या है। लेकिन इससे पहले हमको समझना पड़ेगा इनको कि आयाम, तरंग दैर्ध्य और आपका आवर्तकाल होता क्या है। तो देखिए मैंने आपके सामने एक कोई ध्वनि तरंग है, इसको आरेखित कर दिया है। ध्वनि तरंग कैसे चलती है, तो ध्वनि तरंग चलती है ना तो ऐसे चलती है ना। इसमें क्या होते हैं आपके जो तरंग संचरण जो होता है वो आपको बताया था कि यहां पर इस प्रकार से होता है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो पॉइंट होता है ऊपर वाला है ना, इसे बोलते हैं श्रृंग, है ना, जो ऊपरी बिंदु होता है ना इसे बोलते हैं श्रृंग। और जो नीचे की ओर बनते हैं उन्हें बोलते हैं गर्त। इस प्रकार से बहुत सारे बन सकते हैं। अब देखिए यहां पर श्रृंग होता है, ये वाला गर्त होता है, इसको हाईएस्ट पॉइंट बोलते हैं, इसको लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये वाली यहां से लेकर चाहे यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इसका आयाम। क्या बोलते हैं इसका आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। यानी कि आपका जो श्रृंग है या गर्त है, इसका जो मैक्सिमम जो विस्थापन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं इसके तरंग दैर्ध्य की, कि तरंग दैर्ध्य होती क्या है, वेवलेंथ होती क्या है। तो देखिए वेवलेंथ को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। तो देखिए वेवलेंथ होती क्या है कि आपके देखिए जो वेवलेंथ होती है ना, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं आपका वेवलेंथ। या हम ये बोल सकते हैं कि एक जो तरंग दैर्ध्य होती है, एक आपके जो तरंग होती है उसकी जो न्यूनतम लंबाई होती है, जिसमें बार बार रिपीट हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से भी बन रही है आगे। तो देखिए रिपीट होना कहां से शुरू हुआ कि भाई एक तो ये हो गया यहां से लेकर यहां से, फिर ये वापस ऐसे। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना जहां से रिपीट हो रही है, तो ये AC, इसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 लगातार श्रृंग, यानी कि एक श्रृंग ये रहा, एक श्रृंग ये रहा, इनके जो बीच डिस्टेंस है ये, इसे बोलेंगे लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। यानी कि 2 लगातार श्रृंग या
दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे तरंग दैर्घ्य। या इसको ऐसे भी हम परिभाषित करते हैं कि एक जो तरंग होती है उसकी जो मिनिमम दूरी जहां से वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। आगे बात करते हैं आवर्तकाल के ऊपर। तो देखिए वह समय जिसमें आपकी कोई ध्वनि तरंग होती है अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, मतलब एक तरंग पूरी बन जाती है, उसे बोलते हैं इसका आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। अब बच गया वेग। तो देखिए वेग क्या होता है, वह आपका स्पीड जिससे आपका जो तरंग दैर्घ्य है, आपकी जो तरंग है एक अपना पूरा यहां पर क्या करती है, एक तरंग पूरी कर लेती है, एक अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, उस समय उस वेग को क्या बोलते हैं, इसका वेग। ठीक है। अब होती है आवृत्ति। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि भाई प्रति एकांक समय में इसने कितने टोटल चक्र किए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इसकी आवृत्ति, इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखिए इनमें एक रिलेशन होता है और उसके ऊपर बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं वो आपके पूछ जाते हैं। एक छोटा सा आपका फॉर्मूला होता है और गाइज इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है। एक छोटा सा रिलेशन होता है। देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए कि आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति और जो टाइम पीरियड होता है उनमें क्या संबंध होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना 1/टाइम के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/ आपके टाइम के बराबर होती है। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इसको हम एफ से प्रेजेंट नहीं करते, इसको म्यू ऐसे इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू से। ये आपको म्यू नहीं, ये आपके इससे ये वी की तरह होता है, इसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए इनमें एक रिलेशन होता है, आपका जो तरंग दैर्घ्य है और आपका जो आवृत्ति है इनमें एक रिलेशन होता है कि जो वेग होता है ना, वेग बराबर होता है लैम्डा म्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अपने साउंड वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही यही आपका फॉर्मूला है, पूरे साउंड वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और इस पर गाइस क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखना है v बराबर लैम्डा म्यू। अब देखिए यहां पर v क्या होता है, v होता है वेग, है ना। लैम्डा क्या होती है, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, है ना। और आपका म्यू बराबर होता है इसकी आवृत्ति। तो देखिए इसके ऊपर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही शानदार जो आपके आया हुआ है और ऐसे ही आपके और भी आ सकते हैं। तो देखिए यहां पर एक शानदार सा न्यूमेरिकल हम करते हैं। देखिए ओके, तो यहां पर देखिए ये न्यूमेरिकल आपके सामने कि एक दिए गए समय में, एक क्वेश्चन में यहां पे जगह है ना, ओके यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है। यहां पर एक न्यूमेरिकल है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति आपको दिया गया है कि एक माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है। एक माध्यम में ध्वनि की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग यहां दिख रहा है ना, ओके, तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। तो तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो इसकी तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए, ये प्रश्न है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 9th में प्रश्न है। देखिए तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आवृत्ति दी गई है, मतलब आपको म्यू का मान दिया गया है जो आपके है 220 हर्ट्ज। ठीक है, इसका मान आपको दिया गया है। दूसरा आपको वेग भी दिया गया है, v का मान दिया गया है 440। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है वो आपका v बराबर होता है, यहां पर जो फॉर्मूला होता है v बराबर लैम्डा म्यू। क्या पूछा गया है, इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा का मान। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, v/म्यू। v कितना दे रखा है, वेग दे रखा है आपको 440। तो 440 बटे म्यू कितना दे रखा है 220। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर, क्योंकि यहां पर लैम्डा है वो एक प्रकार की लंबाई होती है और लंबाई का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर। ओके गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर एक और प्रश्न है उसको मैं आपके सामने करवा देता हूं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपके सामने एक और अच्छा सा प्रश्न है उसको भी मैं आपके सामने करवा देता हूं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न और है ना, वो भी आपके करवा देता हूं। ठीक है,
ठीक है, मैं इधर लिखता हूं दूसरा प्रश्न, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। दिख रहा है यहां पे? ओके, देखिए यहां पर है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है। यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य, तथा वह तरंगदैर्घ्य, तथा तरंगदैर्घ्य 17.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 किलोमीटर दूरी, 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। ओके गाइस, यहां पर मैंने आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका नहीं बताया था। देखिए आपको बोल रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 220 हर्ट्ज एंड इट्स वेलोसिटी इज 440 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ठीक है, इसके बाद करते हैं, यहां पर बोला गया है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आपका साउंड वेव इज 4 किलोहर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 17.5 सेंटीमीटर, देन what will time will it take to cover 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा। देखिए आपको क्या दिया गया है, आवृत्ति दी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका म्यू का मान दिया गया है 4 किलो हर्ट्ज, और 4 किलो हर्ट्ज को पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगी 4000 हर्ट्ज। ठीक है, आगे देखिए आपको बोला कि इसकी तरंगदैर्घ्य है, यानी कि लैम्डा का मान दिया गया है 17.5 सेंटीमीटर, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भाई लैम्डा का मान होना चाहिए मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं हम, आपको ध्यान होगा कि 100 का क्या लगा देते हैं, भाग, तो इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.175 मीटर। देखिए अब यहां पर पूछा गया है कि यह 3.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। टाइम की कैलकुलेशन करनी है, डिस्टेंस आपको दी गई है 3.5 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस दी गई है, टाइम पूछा है, तो क्या होता है हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है, वो आपके टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमको स्पीड चाहिए, स्पीड यहां पर नहीं है, हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की मदद से। तो देखिए यानी कि हम वेग का मान निकालेंगे तो v बराबर होता है लैम्डा म्यू। तो देखिए लैम्डा का मान कितना रहा, ये रहा 0.175, और आपको म्यू का मान दे रखा है 4000। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक हैं और यहाँ पर ये 3 जीरो हैं, तो क्या हो जाएंगी, ये हट जाएंगी, तो बच जाएगा 175 इंटू 4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 चौक 68 और 5 चौक 20, मतलब ये आ जाएगा 7000, क्या आ जाएगा 7000 मीटर पर सेकंड। तो देखिए अब बात करते हैं, यहां पर बोला गया है 7000 नहीं आएगा, 700 आएगा, 700 मीटर प्रति सेकंड। अब यहां पर बोला गया कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो गाइज यहां पर लाइट जा चुकी है। गांव में गाइज यही प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी लाइट है जो मैंने यहां पर लगा रखी है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर शायद कुछ आपको दिख रहा होगा, इस प्रश्न को तो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर कोई पता नहीं है कब वापस आएगी। ओके, तो देखिए दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अब तो देखिए हमको क्या निकालना है, अब हमको जो निकालना है यहाँ पे वो देखिए क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 3.5 किलोमीटर यानी कि 3500 मीटर, बटे स्पीड है 700, तो 7 इंटू ये आपका आ जाएगा 5 सेकेंड, क्या आ जाएगा 5 सेकेंड है गाइज, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए वेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी आने का, फिर यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज पूरे 3.5 घंटे के बाद लाइट वापस से आ चुकी है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम जो पढ़ रहे थे उसको। तो देखिए वो न्यूमेरिकल है, उसको कर लिया था। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं अपना जो साउंड वाला चैप्टर चल रहा था उसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो 2-3 लाइन लिख रखी हैं यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए पहली बात करते हैं प्रबलता, तारत्व और तीव्रता। ये तीनों में आपको कंफ्यूजन सा हो सकता है। देखिए
प्रबलता यानी कि लाउडनेस, ये क्या चीज होती है? देखिए, तो प्रबलता का मतलब होता है कि कोई आवाज कितनी तेज सुनाई दे रही है, कितनी कम। जैसे हमारा फोन होता है, फोन में हम आवाज कम तेज कर सकते हैं। जैसे आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आप अपने फोन में आवाज को कम या ज्यादा करते हो ना, तो वो कहलाती है प्रबलता यानी कि लाउडनेस। यानी कि हमारे कानों की जो संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी, उसकी जो माप कहलाती है, मेजरमेंट उसे कहते हैं लाउडनेस। इसके कारण कोई भी ध्वनि तेज या धीरे सुनाई देती है। मतलब जैसे आवाज कम ज्यादा होती है ना, मान लीजिए आवाज आप बढ़ा देते हो तो तेज सुनाई देती है, कम कर देते हो कम सुनाई देती है, तो ये आपके प्रबलता ही कहलाती है। मतलब आवाज को कम करना, ज्यादा करना, यह आपकी प्रबलता कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं, इसे मापा नहीं जा सकता, मतलब इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। यानी कि आपकी जो प्रबलता है, लाउडनेस है, इसको हम माप नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रबलता के बारे में इतना सा ध्यान रखना है कि भाई आवाज ज्यादा या कम, है ना, हाई वॉल्यूम या लो वॉल्यूम, ठीक है, वो आपके प्रबलता के कारण होती है। आगे बात करते हैं तारत्व यानी कि पिच के बारे में। और गाइस इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। पिच होती क्या है देखिए, तो देखिए इसके कारण कोई ध्वनि होती है, कोई आवाज होती है, हमको बारीक या भारी सुनाई देती है। आपने देखा होगा लड़की होती है उनकी आवाज बहुत पतली सुनाई देती है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनकी आवाज थोड़ी भारी सुनाई देती है। आपने देखा होगा कि मच्छर जो होता है, मच्छर, मॉस्किटो, इसकी जो आवाज होती है ना, बहुत ही पतली सी आपके कानों में आवाज सुनाई देती है, रात में काटता है मच्छर तब। लेकिन जो शेर होता है, शेर की दहाड़ होती है ना, वो बहुत ज्यादा भारी होती है। तो आवाज जो भारी होती है या पतली होती है ना, उसका कारण है तारत्व। देखिए यानी कि तारत्व वह कारण होता है जिसकी वजह से कोई आवाज भारी होती है या कम होती है। अब देखिए कैसे, देखिए जिन ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होती है ना, उच्च होती है, उनका तारत्व भी अधिक होता है, लेकिन उनकी जो आपकी आवाज है आपकी बारीक सुनाई देती है। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपका तारत्व ऊंचा होता है तो जो आवाज है वो पतली सुनाई देती है। जैसे लड़की है तो लड़कियों के बारे में क्या बोलेंगे कि भाई जो लड़कियों की आवाज है उसका पिच क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसलिए उनकी आवाज बहुत ही पतली सुनाई देती है। जबकि जो मेल होते हैं, आदमी होते हैं, उनका जो पिच होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इस वजह से आवाज भारी सुनाई देती है। इसी प्रकार से आप मॉस्किटो और आपका जो शेर है यानी कि लॉइन है, इसके ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो कि जो मच्छर है, मच्छर, उनकी पिच क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से जो आवाज है हमको तीखी या पैनी सुनाई देती है, मतलब बारीक सुनाई देती है। जबकि जो शेर है ना, लॉइन है, इसकी जो पिच है बहुत ही क्या होती है, आपके कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो आवाज है बहुत ही हमको भारी सुनाई देती है। तो जो तारत्व होता है ना पिच, इसका मतलब है कि आवाज भारी या पतली सुनाई देती है ना। तो देखिए अगर किसी की आवृत्ति है, किसी की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही हाई है, तो ध्यान रखना तारत्व भी ज्यादा होता है, लेकिन इससे क्या होगा, जो आवाज है बहुत ही बारीक या पतली सुनाई देगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, तारत्व भी कम है, तो ध्यान रखना आवाज है वो आपकी भारी सुनाई देती है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि बताइए आपके जो निम्न आवृत्ति पर तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आवृत्ति कम कर दी जाए तो ध्यान रखना तारत्व भी कम हो जाता है, और अगर आवृत्ति ज्यादा रखेंगे तो तारत्व भी अधिक हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में, आवृत्ति में और आपका जो पिच है, दोनों में डिफरेंट ये होता है कि भाई जो आवृत्ति है, अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो पिच कम होगी, मतलब क्या होगी, बारीक होगी। पिच पतली होगी मतलब आवाज क्या होगी, पतली सुनाई देगी। लेकिन अगर आवृत्ति लो है, तारत्व लो है, पिच कम है, तो आवाज भारी सुनाई देगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं तीव्रता, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो देखिए आपने सुना होगा कि ध्वनि होती है, साउंड जो होती है, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है और इसको डेसिबल में मापते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन हम ध्वनि की क्या चीज को मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है ना, उसको मापते हैं डेसिबल में। ध्यान रखना, तारत्व, प्रबलता, इनको नहीं मापते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई ध्वनि होती है ना, ध्वनि ऊर्जा की जो परिमाण होता है, मतलब ध्वनि ऊर्जा को मापना, वो आपकी कहलाती है तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। यानी कि दूसरी हम इसकी परिभाषा बनाए तो बोलेंगे भाई एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा है उसे हम बोलते हैं तीव्रता, है ना। और इसी को हम मापते हैं, और इसका जो मात्रक होता है आपका डेसिबल होता है। आपने सुना होगा ना, ध्वनि का जो मात्रक होता है डेसिबल, ऐसे डेसिबल, इसका मात्रक ऐसे लिखा जाता है, डेसिबल होता है आपके ध्वनि ऊर्जा का मात्रक होता है, मतलब ध्वनि का मात्रक होता है। तो ये तीन चीज थी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर भी देखिए, यहां पर कुछ दो इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कि ऐसी ध्वनि, ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी केवल एक हो, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड, उसे क्या बोलते हैं, टोन, TON, टोन बोलते हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है रेलवे ग्रुप डी में, मैंने देखा था ये प्रश्न आया हुआ है कि ऐसी
ध्वनि ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो उसे क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं, ध्यान रखना है। और ऐसी साउंड जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा है, आवृत्ति अधिक है 1 से ज्यादा, उसे बोलते हैं आपका स्वर यानी कि नोट। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉइस या शोर क्या होता है, ऐसी कोई ध्वनि जिसको हमारे कानों में सुनने पर हमको अजीब अजीब सा लगता है, खराब लगता है, यानी कि हमारे कानों के लिए हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे कान हमको सुन नहीं सकते हैं, उसे बोलते हैं नॉइज या शोर। ठीक है, तो गाइस ये जो लाइन थी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ध्वनि के बारे में बात करते हैं। आगे ध्वनि कितनी प्रकार की होती है, ध्वनि के वेग के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इनको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए गाइज अब बात करते हैं ध्वनि के वेग के ऊपर कि ध्वनि का वेग। और गाइज ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम गाइज 30 से 40 प्रश्न जो आपके अब तक मैंने आपको 118 शिफ्ट कराई हैं, 30 से 40 प्रश्न अब तक आ चुके हैं केवल जो आपका साउंड है ना ये इसके ऊपर। ठीक है, और बताऊंगा प्रश्न कैसे आए थे। तो चलिए पहले बात करते हैं ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यमों में, यानी कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग के बारे में। अब देखिए पहली बात तो यह कि ध्वनि का वेग होता है किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पर 3 फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर मेनली डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका जो ध्वनि का वेग है, साउंड का वेग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए टेम्परेचर का प्रभाव ये पड़ता है, मान लीजिए देखिए अभी आपको ये आवाज आ रहा है, ठीक है, अगर यहां पर इसका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूं ना, तो ध्यान रखना अगर रूम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज किया जाता है ना, तो ध्वनि का जो वेग है ना 0.61 मीटर पर सेकंड, मतलब जितनी देर में आपको आवाज सुनाई दे रही है ना उसका वेग और बढ़ जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं टेम्परेचर कैसे आपका प्रभाव पड़ता है। तो टेम्परेचर पर जो वेग होता है ना वो उसका रूट टेम्परेचर के बराबर होता है, मतलब जो आपका तापमान है उसके अंडर रूट के समानुपाती होता है। यानी कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो यहां पर जो वेग है वो आपका बढ़ेगा, और अगर तापमान घटाएंगे तो वेग क्या होगा, आपका घटेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्रेशर यानी कि दाब। तो दाब का आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल के ऊपर। ठीक है यानी कि प्रेशर है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब नमी जो होता है हो जाती है ना, आपके जो वातावरण होता है, एक तो सूखा सूखा ड्राई हो, एक मान लीजिए सर्दियों में आपका कोहरा हो जाता है तो वहां पर आपके ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर ध्यान रखना है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना तो भी आपकी जो ध्वनि की चाल है यहां पर बढ़ जाती है, और अगर ह्यूमिडिटी डाउन होती है, मतलब आर्द्रता अगर कमी होती है, आपके जो नमी में कमी होती है, आपके जो आसपास का वातावरण है, एनवायरमेंट है, अगर उसमें आर्द्रता में कमी होती है तो ध्यान रखना है ध्वनि की चाल में क्या होगी, कमी होगी। तो ये तो आपके फैक्ट थे, तीनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहां पर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो आवाज होती है वो आपके ठोस में होती है, मतलब जो स्पीड होती है वो ठोस में, फिर आपके लिक्विड में, फिर आपके गैस में। तो ध्यान रखना है सॉलिड यानी कि ठोसों के अंदर जो आपकी स्पीड होती है ध्वनि की सबसे ज्यादा होती है, जबकि गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है। अब चलिए बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल। और गाइस यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था 2018 की जो भर्ती हुई थी उसमें। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर सीरीज देखी होगी तो मैं आपको बता दूं प्रश्न ऐसे आए थे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग के बारे में सत्य है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आए थे। आपको 2 स्टेटमेंट देता था वो कोई सा भी, और बोलता था, जैसे मान लीजिए बोलता था कि आपका आशुद्ध जल का या समुद्री जल का जो वेग है इतना होता है, बोल देता था हाइड्रोजन का इतना है, हवा का इतना है, और आपसे पूछता था बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला, दूसरा, दोनों या फिर दोनों गलत। ऐसे क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, तो देखिए ये आपको याद करने हैं, कौन कौन से ज्यादा आए थे वो आपको बताओ। देखिए पहले तो आपको बता दो क्या क्या लिख रखा है। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का वेग होता है आपका 6420 मीटर पर सेकंड। निकल का होता है 6040 मीटर पर सेकंड। स्टील का, जिसको आप इस्पात भी बोलते हो, ध्यान रखना इस्पात, ठीक है, इस्पात या स्टील आप बोलते हो ना, इसका होता है 5960 मीटर पर सेकंड। लोहा का 5950। ब्रास यानी कि पीतल, पीतल जो होता है ना, पीतल जो आपका पीतल जो होता है ना आपका, तो पीतल जो होता है ना, ये आपका जो पीतल होता है ये आपका जिंक। मैं ट्रिक बता दूं कि पीतल से मतलब पीताजी यानी कि देखिए तांबा और जिंक, इससे बनता है ये तांबा और जिंक, यानी कि आपका कॉपर
एंड जिंक से बनता है ये, ठीक है। जो पीतल होता है ना, कॉपर एंड जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो आपका पीतल जो होता है ना, इसमें स्पीड होती है 4700 मीटर पर सेकंड। वाटर यानी कि पानी, कौन सा, समुद्री पानी, समुद्री पानी में जो स्पीड होती है 1531 होती है मीटर पर सेकंड। वाटर जो आपका डिस्टिल होता है, मतलब आशुद्ध जल, उसमें होती है 1498। इथेनॉल जो होती है उसमें होती है 1207। मेथेनॉल जो होती है उसमें 1103। हाइड्रोजन जो होती है उसमें होती है 1284। हीलियम में होती है 965। हवा जो होती है ना, एयर अपनी हवा है ना, वो होती है 346 मीटर पर सेकंड। ऑक्सीजन में होती है 316। सल्फर डाइऑक्साइड में होती है 216। अब मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन आपके बहुत बार रिपीट हुआ था। तो देखिए ये रहे, एक तो ये रहा, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ था। ये जो दो लाइन है ना, ये एक आपका ये दोनों, ठीक है, ये आपके बार 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 रिपीट हुए थे। और एक आपकी हवा, मतलब ये जो पांचों है ना, ये 1 2 3 4 5 वर्ष 2018 में कम से कम 30-40 बार ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इनमें मतलब पांचों के बारे में पूछा गया था। तो गाइस इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो एल्युमिनियम होता है उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम, ये आपके सारा एनसीईआरटी में लिखा गया है, एल्युमिनियम है, इसमें आपका सबसे ज्यादा स्पीड होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, अनुरणन और ध्वनि के बहुल परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के यूजेस। तो देखिए पहले बात करते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो देखिए जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन देखा था, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है तो उस सतह से टकराकर वापस आ जाता है उसी माध्यम में, उसे बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या है, जैसे भाई मैं यहां पे बोल रहा हूं तो जो रूम है, रूम की जो दीवार है, यहां से टकराकर आवाज वापस इसी कमरे में आ जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। यानी कि किसी सतह से टकराकर ध्वनि का वापस लौटना, ये कहलाता है ध्वनि का परावर्तन। अब देखिए वैसे तो एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोई दीवार है ना, और अगर मैं इस दीवार पर ऐसे यहाँ कोई मान लीजिए पाइप लगा दूं, और मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ये दीवार है। अगर मैं यहाँ एक पाइप लगा दूं, है ना, यहाँ एक पाइप लगा दूं और यहाँ एक दूसरा पाइप लगा दूं, ठीक है, यानी कि यहाँ या इसका अभिलंब है, तो यहाँ जो कोण है I और यहाँ जो कोण R है वो बराबर है। तो यहाँ जो मैं पाइप लगाऊंगा और अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कुछ भी, तो यहाँ अगर दूसरा कोई प्रेक्षक को सुनता है ना, तो जो आवाज है इधर से रिफ्लेक्ट होकर उसको यहाँ पर सुनाई देती है। जैसे प्रकाश वाला परावर्तन है, उसमें मैंने आपको ड्रिल से बताया था भाई कैसे होता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सेम वही रूल है कि आपका आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब है, वो तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आयतन कोण और आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, वही सेम रूल है, ठीक है। तो आज इतना सा आपको ध्यान रखना है कि भाई ध्वनि का भी परावर्तन होता है और सेम वही चीज जैसे प्रकाश का होता है वैसे। आगे बात करते हैं प्रतिध्वनि यानी कि इको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां पर एक प्रश्न बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है कि जो ध्वनि की गूंज आती है, आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए कहीं डीजे चल रहा है, जैसे गांव में लोग शादियों के टाइम पे चाक पूजने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है, मान लीजिए कोई डीजे जा रहा है, तो मकान, अगर आप किसी मकान से आप पास में बैठे हो, तो होता यह है कि उस डीजे की आवाज मकान से टकराकर आपके कानों पर रिफ्लेक्ट होकर आती है वापस से ना, तो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि यानी कि इको, ठीक है। यानी कि मान लीजिए डीजे इधर जा रहा है, मकान इधर है, फिर वो आवाज टकराकर ऐसे रिफ्लेक्ट तक आती है। कैसे बताते हैं आपको, देखिए आपको बताते हैं कैसे, ठीक है, और लाइव एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत शानदार प्रश्न बनता है उसके बारे में। मान लीजिए ये कोई मकान है, ठीक है, और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो और डीजे यहाँ पर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, यहां से इधर दूर जा रहा है, ठीक है, ये आप डीजे वाला है, कोई इधर जा रहा है, जाने दो भाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर दूर जाता है तो यहाँ की जो आपकी ध्वनि है इसे टकराएगी और फिर यहां पर आपको सुनाई देगी ऐसे, इसे बोलते हैं इको। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है कि वह मिनिमम दूरी जहां से हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है यानी कि इको सुनाई देती है, वो कितनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या होगी वह मिनिमम डिस्टेंस, तो देखिए
यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो कान होते हैं ना, उनकी संवेदना होती है, दो अलग अलग ध्वनि होती है ना, उनको सुनने के लिए मान लीजिए दो ध्वनि है, वो अगर एक साथ आ रही है ना, तो उनको सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम का गैप होता है ना, वो होता है 0.1 सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि वह समय जिसमें हम दो अलग अलग ध्वनि की आवृत्तियां हैं उनको अलग अलग पहचान सके, वो टाइम होता है 0.1 सेकंड। और अभी आपने देखा था, अभी आपने क्या देखा था भाई, जो ध्वनि की स्पीड है वो कितनी होती है, स्पीड जो होती है आपके वायु की, है ना, वायु में ध्वनि की स्पीड होती है 346 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब हमको टाइम चाहिए भाई, कितने टाइम में, है ना, कितने टाइम में आपकी जो ध्वनि है वो लौट कर वापस आएगी, मतलब प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो टी बराबर आप जानते हैं इससे आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अच्छा डिस्टेंस हमको निकाल लिया ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां से हमको प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है, 346। इसको आप थोड़ी देर के लिए ना आप 350 मान लीजिए, जैसे हमारी जो कैलकुलेशन है इजी रहेगी, 350 इंटू टाइम क्या होता है 0.1 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर आ गई भैया 35 मीटर, यानी कि 35 मीटर वो डिस्टेंस है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर आती है। लेकिन ध्यान रखना 35 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो ऐसे दूरी है, मान लीजिए आप यहां पे हैं तो डीजे यहां पे है, आप यहां पे, तो ये टोटल डिस्टेंस है यहां से लेकर दिए, तो जो मेन डिस्टेंस होगी ना, एक्चुअल डिस्टेंस यहां से ही आपकी इसकी ये, यानी कि आपके जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक आपका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, उससे आपकी ये जो दूरी, आप यहां पे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये जो दूरी है ना वो इसकी क्या हो जाएगी, आधी। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है 17.5 मीटर, वह मिनिमम दूरी जहां से हमको कोई भी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देती है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, वह दूरी जहां से किसी प्रेक्षक की परावर्तक से वह दूरी जहां पर वह प्रतिध्वनि को सुन सकता है। ध्यान रखना 17.5 मीटर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बुकों में आपको डायरेक्ट मिलता है कि भाई ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको बताया कि वो कैसे निकल के आता है। ध्यान रखना 17.5 वह डिस्टेंस होती है जहां से आपको प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अब बात करते हैं आगे, अनुरणन क्या होता है, यानी कि रिवर्बेशन क्या होता है ना। तो देखिए ये आपका सेम प्रतिध्वनि की तरह होता है। मान लीजिए बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल है ना, या आपके कोई सेमिनार हॉल है, तो वहां पर आपका कोई भी लोग भाषण देते हैं, तो होता क्या है कि वहां जो दीवारें होती हैं, कोने होते हैं ना, वहां से आवाज बार बार रिफ्लेक्ट होकर घूमती रहती है ना। तो वहां पर जो आवाज है ना, आपको समझ नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं, आवाज मिक्सअप हो जाती है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं, उस स्थिति को अनुरणन, यानी कि रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन। ये क्या चीज होती है, आपके सिनेमा हॉल होते हैं या कोई बड़े आपके सभागार होते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है कि आवाज होती है ना, वो आपके गूंज गूंज के एक तरफ से कचरा बन जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं आपका अनुरणन। अब देखिए जो अनुरणन होता है उसको कम कैसे किया जाता है ना। जैसे अब मेरा कमरा है, मान लीजिए कमरा है, तो अगर एक कमरा खाली होता ना, जब मैं वीडियो शूट करता था, तो आपने देखे होंगे, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, तो जब एक कमरा खाली था आज से 2 महीने पहले, तो आप देखे होंगे आवाज थी ना वो बार बार रिफ्लेक्टेड होकर आ रही थी, आपने देखा होगा। अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा रिफ्लेक्टेड आवाज नहीं मिलेगी, लेकिन 2 महीने पहले का अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आवाज गूंज गूंज सी सुनाई देगी ना, ऐसे रिफ्लेक्टेड टाइप की। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है अनुरणन। तो देखिए इसको कम करने के उपाय क्या है, भाई कमरा खाली नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। देखिए ये कुछ आपके इनसे हम क्या कर सकते हैं, अनुरणन को कम कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, देखिए एक आप भारी पर्दे जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्दे जो होते हैं, हैवी पर्दे जो है, अगर हम यूजेस करेंगे तो आपका अनुरणन है कम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके खुरदरे प्लास्टर हैं, ये ऐसे होने चाहिए, मतलब जो प्लास्टर आपने कर रखा है वो खुरदरे होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा आपके चिकने नहीं होने चाहिए, ज्यादा स्मूथ नहीं होने चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, अनुरणन कम होगा। इसके अलावा यहां पर जो फाइबर बोर्ड है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, संपीड़ित फाइबर बोर्ड, ये आपको ध्यान रखने हैं। संपीड़ित आप जो कंप्रीस्ड फाइबर बोर्ड है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका अनुरणन काफी कम हो जाता है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं ध्वनि के बहुल परावर्तन का यूज, यानी कि जो ध्वनि होती है ना, आपकी जो साउंड होती है उसका रिफ्लेक्शन बार बार होता रहता है, गूंजती रहती है, उससे क्या बेनिफिट होते हैं, कहां पर उनका उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखिए इनका यूजेस करते हैं, आपने देखा होगा जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास आपने स्पीकर देखा होगा, जैसे कोई भीड़ होती है उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, तो आपने देखा होगा लाउड स्पीकर जो होते हैं,
हॉर्न जो होती है, शहनाई जो होती है, उनमें आपने देखा होगा आपके जो ध्वनि का बहुल परावर्तन होता है ना, वो होता है, आवाज क्या होती है, गूंजती रहती है जिससे आपकी आवाज दूर तक जा सके, है ना। तो आवाज दूर तक जा सके इसलिए लाउड स्पीकर, हॉर्न और शहनाई है, इनका आकार स्पेशल बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, आपने स्टेथोस्कोप जरूर देखा होगा। जो डॉक्टर होता है गले में एक उपकरण रखता है जिसकी सहायता से वो क्या करता है, आपके जो हृदय है और आपके हृदय यानी और आपके फेफड़े होते हैं, उनकी जो चाल है, उनकी जो स्पीड है, उनको यहाँ पर देखता है और उसके आधार पर कई बीमारियों का पता लगाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका स्टेथोस्कोप भी आपको ध्यान रखना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही काम करता है। आगे बात करते हैं, सिनेमा हॉल और सम्मेलन कक्ष आपने देखे होंगे, तो वहां पर भी जो आपके ध्वनि के बहुल परावर्तन का उपयोग किया जाता है, किसको बचाने के लिए, जो आवाज, जो शोर शराबा होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपका ये इको ज्यादा नहीं हो, मतलब आवाज है वो सही से पहुंचे, तो इसके लिए भी सिनेमा हॉल और सम्मेलन कक्ष होते हैं, उनमें यहाँ पर ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। और गाइज एक चीज और आप नोट करना कि यहाँ पर जो सिनेमा हॉल होते हैं और सम्मेलन कक्ष होते हैं, उनकी जो छत होती है ना, वो आपके वक्राकार बनाई जाती है, ठीक है, वक्राकार बनाई जाती है, यानी कर्व टाइप की बनाई जाती है, जिससे आपका कम से कम क्या हो, आपका आवाज है वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है ना, जिससे आपकी जो आवाज है रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्ट इस प्रकार से हो कि जो दूर वाले जो व्यक्ति है उनको सुनाई दे, लेकिन यहाँ पर इको उत्पन्न नहीं हो। तो यहाँ पर उनकी जो वक्राकार शेप बनाई जाती है, आपने देखे होंगे, अगर आप किसी भी जो आपके सेमिनार वगैरह में गए होंगे तो उनकी जो डिजाइन है इसी प्रकार से बनाई जाती है, वक्राकार ऊपर से, ठीक है, ढकी हुई सी। तो वो आपके इसीलिए बनाए जाते ताकि उनका जो परावर्तन है उसका सदुपयोग किया जा सके, आवाज है वो दूर तक जा सके और आपका इको या अनुरणन है कम से कम हो सके। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और यहां पर देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर देखा होगा। और गाइज मैं आपको पहले ही बता रहा था कि भाई जो साउंड वाला चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, श्रव्यता का परास यानी कि रेंज ऑफ हियरिंग, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति की परास की ध्वनि हम सुन सकते हैं। देखिए बात करते हैं, देखिए ध्वनि को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला श्रव्य तरंग यानी कि ऑडिबल साउंड। अब देखिए श्रव्य तरंग क्या होती है, वह ध्वनि जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो बात करते हैं, है ना, तो जो हम ऐसी ध्वनि जिसको हमारे कान सुन सकते हैं उसे बोलते हैं श्रव्य तरंग यानी कि ऑडिबल वेव। इसकी जो आवृत्ति होती है ना, वो आपके 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो आपको ध्यान रखना है कि 20 से और 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और आपको ये भी ध्यान रखनी है वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे हमारे कान सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज, और वह अधिकतम आवृत्ति, है ना, जिसे हमारे कान सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो आपके 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बच्चे होते हैं ना, वो 25,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। आगे बात करते हैं दूसरे जो प्रकार है जिसे बोलते हैं अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक। देखिए इंफ्रासोनिक होता क्या है, तो देखिए वे तरंगे जिनको हमारे कान सुन नहीं पाते हैं, मतलब जिनका मान 20 हर्ट्ज से कम होता है, उनको हमारे कान नहीं सुन सकते। हमारे कान है 20 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से कम के नहीं सुन सकते। तो अगर किसी आवृत्ति की परास, किसी आपकी जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति परास 20 हर्ट्ज से कम है, उसको हम नहीं सुन सकते। लेकिन आपको ध्यान रखना है गेंडा, जी हाँ, गेंडा जो होता है ना, गेंडा वो आपके 5 हर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग करके संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक गेंडा दूसरे गेंडे से बात करता है ना, किसी गेंडी से बात करता है गेंडा, है ना, गेंडा से बात करते हैं दूसरे गेंडे से, तो वे 5 हर्ट्ज आवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ जीव जंतु होते हैं ऐसे जो जब भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी जब आती है ना, अर्थक्वेक आता है या ज्वालामुखी आती है, जैसे कि आपका ब्लू व्हेल है, हाथी है, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे आपके जानवर होते हैं, इनको पहले ही पता लग जाता है कि भाई भूकंप आने वाला है। बहुत सारे जीव होते हैं वो पहले से ही आपके धरती पे मतलब जगह छोड़ के आ जाते हैं, आज जो मतलब ऐसे खुली जगह पर आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है, जो भूकंप आते हैं ना, ज्वालामुखी आता है, तो वहां पर क्या होती है, अपश्रव्य तरंगे निकलती है, इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। और इंफ्रासोनिक तरंग होती है ना, वो क्या करती है, उनसे ये पता लग जाता है कि भाई आपका भूकंप आने वाला है। भूकंप आने से पहले ये आपकी अपश्रव्य तरंगे निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे बात करते हैं तीसरा, जिसको बोलते हैं पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासाउंड। अब देखिए अल्ट्रासाउंड है ना, इसका दूसरा नाम आपके इसको देखिए पराश्रव्य बोलते हैं और पराध्वनि भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम पराध्वनि भी बोल देते हैं, इसको पराश्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए
तो पराश्रव्य को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और इसकी जो आवृत्ति होती है ना वो आपके 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्तियां की ध्वनि होती हैं उन्हें बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। इनको उत्पन्न कर सकते हैं हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल की सहायता से। क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल होता है उसकी सहायता से हम जो आपकी पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनको उत्पन्न किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, आपकी चमगादड़ होती है, बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं, ये आपके आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए आपकी जो पराश्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासाउंड है, इनका यूजेस करते हैं। और आपको मैंने बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो आपके 50 किलो हर्ट्ज यानी 50,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को सुन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड या यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासाउंड है कहां पर यूज की जाती है, तो देखिए पहला, धातु के ब्लॉक में दरार का पता लगाने के लिए। माना कि आपकी कोई धातु है ना, मान लीजिए पटरी है ट्रेन की या कोई भी है, उसमें कहीं पे बीच में दरार हो रही है, कहीं से ब्रेकेज हो रहा है, तो यहां पर जो अल्ट्रासाउंड है ना ये उसके ऊपर गिराई जाती है और अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होके आ गई है ना, इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है। तो यहां पर इससे हम पता लगा सकते हैं धातु के ब्लॉक है उनमें दरार का पता लगा के आपके पराश्रव्य तरंगों का यूजेस करते हैं। इसके अलावा सफाई में देखिए, मान लीजिए कोई सर्पिलाकार नली है, सर्पिलाकार नहीं जानते, ऐसे सांप की तरह यूं टेढ़ी बाकी घूमी हुई है, अब उसको आप साफ कैसे करोगे है ना, उसमें कचरा भर गया और कुछ हो गया, आप कैसे सफाई करोगे, उसके नहीं कर सकते ना, तो उसमें आप यूज करते हैं पराश्रव्य तरंगों का, है ना। इसके अलावा जैसे कंप्यूटर होते हैं उनमें भी आपने देखा होगा बहुत सारे आपके हवा देने के, हवा टाइप के उपकरण आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सफाई करते हैं, मिट्टी जम जाती है उनकी, है ना, तो वो आपके इसी का यूजेस है। आगे बात करते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, जो आपकी हृदय की धड़कन होती है ना उनका ग्राफ, है ना, हृदय की धड़कन कितनी कम ज्यादा हो रही है उसका जो ग्राफ होता है ना हृदय का, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में आपका यूजेस होता है पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासाउंड का, है ना। आगे बात करते हैं सोनोग्राफी की जाती है या अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनोग्राफी तो आपको पता है हमारे जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उनका इमेज लेने के लिए आपका सोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाती है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी के आपके मिसयूज भी है, जैसे कि आपका लिंग का पता लगाना, है ना, तो इसको फिलहाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था अल्ट्रासोनोग्राफी का यूजेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें आपके पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग होता है। आगे बात करते हैं पथरी जो होती है ना, जो आपका इस जो पथरी हो जाती है, आपको पता होगा जो पथरी हमारे पेट में हो जाती है ना, जो स्टोन हो जाता है, तो उसको ब्रेक करने में कई बार आपके अल्ट्रासाउंड का यूजेस होता है। इसके अलावा चमगादड़ जो होती है आपने देखी होगी, चमगादड़ अपने जो रास्ते में आने वाले, मार्ग में आने वाले जो भी अपने शिकार हैं, कीड़े हैं या कुछ भी वाली दीवार आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसका पता लगाता है आपका चमगादड़ अल्ट्रासाउंड की मदद से। कैसे लगाता है, ये अपने शरीर से अल्ट्रासाउंड छोड़ता है और जब अल्ट्रासाउंड छोड़ता है तो वो टकरा कर वापस उसी कानों में आते हैं, तो उसको पता लग जाता है कि आगे कुछ न कुछ अवरोध है, कुछ न कुछ जीव है, कुछ न कुछ है ना। ऐसे मानते हैं कि चमगादड़ उसको दिखाई नहीं देता है ना, तो यहां पर चमगादड़ है वो अपना शिकार है या फिर रास्ता जो है वो आपके अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाता है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं सोनार और रडार के बारे में, जो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रडार और सोनार। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गाइस, आगे बात करते हैं सोनार के ऊपर कि सोनार क्या होता है। देखिए, तो देखिए सोनार है, इसका नाम होता है पूरा साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, इसका पूरा नाम है, वही इंपॉर्टेंट अपने लिए। ठीक है, सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। अभी काम क्या आता है, तो देखिए इसको कोई भी जहाज होता है ना, कोई भी शिप होता है, ये अपनी नाच होती है, आपकी जो नाव होती है, याच होती है, उसके नीचे इसको लगा दिया जाता है। और ये क्या करता है, देखिए इसका जो उपयोग होता है वो जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल को ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब वो क्या करते हैं, कोई भी शिप है, कोई भी आपका जहाज है, आपका नाव है, उसके नीचे लगा देते हैं। तो ये क्या करता है, कोई भी आपका दूसरी जगह, कोई आपकी नाव आ रही हो सामने से, है ना, कोई दुश्मन की नाव आ रही हो, है ना, या जहाज आ रहा हो, है ना, या समुद्र में मछलियां हैं, उनका यहां पर पता इसकी सहायता से लगाया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपके दो चीजें होती है, एक होता है प्रेक्षेत्र, एक होता है संसूचक। प्रेक्षेत्र क्या होता है, प्रेक्षेत्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो यहां पर क्या करता है, आपके जो अल्ट्रासाउंड है किरण, इनको भेजता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एक होता है संसूचक, है ना, संसूचक होता है वो क्या
करता है, जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, जो भी आपके सामने जो भी आपका कोई नाव है दुश्मन की या जो भी है, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें आती हैं उनको संसूचक क्या करता है, आपका कैच करता है। और वो कैच करने के बाद उनको विद्युत संकेत के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिक आपके विद्युत संकेत के रूप में क्या करता है, उनको चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चेंज कर देता है। तो यहां पर क्या होता है, आपका जो प्रेषित्र है और संसूचक है, दोनों इसकी सहायता से उनकी जो स्पीड है, उनका जो डिस्टेंस है ना, वो यहां पर ज्ञात किया जाता है। कैसे, देखिए, यदि मान लीजिए जब हमने संकेत भेजा है ना, संकेत भेजा आपका प्रेषित्र की सहायता से, और संकेत लौट कर जो आया, इसमें जो टोटल टाइम है, मतलब प्रेषित्र में और अभिग्रहण में, मतलब जो हमने जो किरण भेजी है वो गई और टकरा कर वापिस आई, तो उसमें जो टाइम लगा, अगर वो टाइम अगर स्मॉल टी है, और अगर समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या है, स्मॉल वी है, यानी कि आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड इन ओशियन वाटर, या अगर आपका ये जो आपका है अगर स्मॉल वी है, और डी गहराई में है ना, डी डेप्थ है, उसमें अगर आपकी इस उपकरण को हमने लगा रखा है, तो ये फॉर्मूला बनता है 2D इज इक्वल V इंटू टी, और इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल बनता है। एक शानदार सा न्यूमेरिकल आपके सामने करते हैं। देखिए, एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी की बुक में कि एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है, एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है, यहां तक दिख रहा है ना, उत्सर्जित करता है, तथा समुद्र तल से परावर्तित होकर समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.42 सेकंड के पश्चात संसूचित की जाती हैं, यदि ध्वनि का वेग, ये तो आप जानते ही हैं है ना, फिर भी आपको दिया है, यदि ध्वनि का वेग 1531 मीटर पर सेकंड है, तो समुद्र तल से जहाज की दूरी ज्ञात करो, जहाज की दूरी ज्ञात करो। ठीक है जी, ये प्रश्न है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मूला आपके सामने लिख रखा है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि क्या दिया गया है और क्या आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, आपको ये बोला कि एक जहाज है, वो आपके पराध्वनि छोड़ता है ना, अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, और वह समुद्र तल से परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं। उसमें जो टाइम लगता है वो आपका दिया गया है t बराबर 3.42 सेकेंड। ठीक है, आगे बोला गया है कि यदि ध्वनि का जो वेग है वो आपको दिया गया है v बराबर 1531 मीटर प्रति सेकंड, तो समुद्र तल में जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा 2d बराबर v इंटू टी, लेकिन हमको क्या निकालना है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2d बराबर v इंटू टी, डी का मान निकालना है, d बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी अपॉन 2 कर लीजिए। देखिए v का मान दिया गया है 1531 इंटू आपका t दिया गया है 3.42 और अपॉन 2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर जो आएगा, ठीक है, कैलकुलेट हम नहीं करेंगे है ना, क्योंकि हम तो टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो यहाँ पर निकल के आएगा 62 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 2.618 मीटर आएगा, लेकिन इसको आप 2.62 किलोमीटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये आपका सोनार वाला चैप्टर है, ये आपका खत्म हुआ है। अब लास्ट टॉपिक है रडार, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम रडार के बारे में पढ़ते हैं, रडार क्या काम आता है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं रडार के ऊपर। ठीक है, तो देखिए रडार होता है, इसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, ये रैंकिंग लिख के आ गया, रैंगिंग। ठीक है, रैंगिंग होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नाम से पता लग रहा है कि भाई इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग होता है।
तो इसकी जो खोज की थी 1922 में टेलर और लियो यंग नामक साइंटिस्ट थे, दोनों ने की थी। आपका टेलर और लियो यंग नामक ने, दो वैज्ञानिक थे इन्होंने। तो इसका जो यूज किया जाता है ना मेनली, वो किया जाता है अंतरिक्ष में वायुयान की स्थिति, यानी कि आपके जो स्पेस है, मान लीजिए आपकी धरती है और कोई आपका दूसरे देश का आपका वायुयान, एयरक्राफ्ट कुछ भी आ रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए आपके रडार का यूजेस किया जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें आपके रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, और स्पेशल इसमें क्या होता है कि माइक्रो आपका रेडियो तरंगे होती है ना, माइक्रो रेडियो तरंग, इनका यूज होता है। तो माइक्रो रेडियो तरंगों का जो आपका इसमें बनाई जाती है ना रडार के अंदर, है ना, जो उत्पन्न करता है, उसमें एक डिवाइस होता है, इसका नाम होता है मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन। ये आपका एक डिवाइस होता है, रडार में लगा होता है, जिसकी मदद से माइक्रो रेडियो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर उत्सर्जित होती रहती है, मतलब उत्पन्न होती रहती हैं, है ना, ये इसका पूरा नाम होता है। अब इसके कुछ उपयोग है जिनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, पहला तो क्या आपका कोई जहाज है, वायुयान है, रॉकेट है ना, इसके मान लीजिए कोई दुश्मन ने अटैक कर दिया है, तो उसकी पूर्व सूचना आपको पता लग जाएगी। जो रडार है वो डिटेक्ट कर लेगा पहले ही कोई और दुश्मन है, उसका यहाँ पर आपका वायुयान आ रहा है, रॉकेट आ रहा है, तो उसका आपका पता लगा लेता है। इसके अलावा रात में जो आपके निगरानी के लिए, जैसे दुश्मन है, दुश्मन के जहाजों पर कोई तोफ लगी होती है, आपकी याच आ रही हो, तो रात्रि में उसका पता आपके रडार की सहायता से लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज है, वो ये है वायुयानों में पृथ्वी की ऊंचाई। तो देखिए, होता क्या है कि वायुयान जब होते हैं, वो रात में जब आपके वायुयान होते हैं वो आपके उड़ रहे होते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि जो पर्वत होते हैं, माउंटेन, उनकी ऊंचाई का पता उनको नहीं लगता कि यहाँ पे माउंटेन है, तो कई दुर्घटनाएं हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो रडार होता है ना, उसकी सहायता से यहाँ पर पता लग जाता है कि वायुयान कितनी हाइट पर उड़ रहा है, यहाँ पर कोई आसपास माउंटेन तो नहीं है, और रात्रि में आपका सुगमता से जो आपके प्लेन है वो यहाँ पर चल सके, उसके लिए रडार का यूज होता है। हालांकि आपको पता होगा कि पहले क्या होते थे, बहुत सारे आपके जो हेलीकॉप्टर चलते थे या आपके जो वायुयान चलते थे, वो आपके जो टावर लगे थे, सेल फोन के टावर, उनसे क्रैश हो जाते थे। तो आजकल क्या होता है, जो आपके मोबाइल के सेल टावर होते हैं, उनके अंदर रेड लाइट का उपयोग किया जाता है, जिससे पहले ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये आपका टावर है, क्योंकि टावर बहुत ही ऊंचाई पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर वायुयान की पृथ्वी से ऊंचाई की ज्ञात करने में भी आपका रडार का उपयोग किया जाता है। सो गाइज, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और इसमें गाइज हमने बहुत ही मेहनत की है। 4 घंटे हो गए गाइज इस वीडियो को शूट करते करते, तब तक ये क्लास आप तक पहुंच रही है। तो गाइज, बस आपसे यही निवेदन है, आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, डेली देखिए, और गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जो कंटेंट है किसी एक पर्टिकुलर बुक का नहीं है, क्योंकि आपके रडार के बारे में बहुत सारी बुक मेरे पास है, किसी में भी नहीं है। बहुत सारी बुक है मेरे पास, अच्छे अच्छे राइटर की हैं, जिनके बारे में रडार के बारे में दे ही नहीं रखा, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो क्लासेस हैं आपके स्पेशली ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अनअकैडमी का जो फ्री टेस्ट है उसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एनरोल कर लीजिए और इस फ्री टेस्ट को दे लीजिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।